स्वागत सभी को NISMseries.com के और एक नए वीडियो के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे NISM 8 एग्जाम का चैप्टर 7 यानी कि आपका क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का 10 क्वेश्चन आंसर लेकर के उसके साथ आपको मिलेगा उसका आंसर और एक ही साथ हम लोग देख लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका the legal principle by which the clearing corporation become the central counterparty to the all traders effectively substituting the original party is known as dash। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा प्रिंसिपल मुताबिक आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को आपका हर एक ट्रेडर का आपका काउंटर पार्टी बनाया गया है, वो आपका वो कौन सा वाला कानून की तरह। तो हम लोग देख लेंगे पहला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका इंटर प्रोबेबिलिटी, दूसरा है आपका नोवेशन, तीसरा है आपका सब ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है आपका नेटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नोवेशन। इसका मतलब क्या है कि जब आपका लीगल लीगल जो आपका जो दस्तखत आपका जो प्रस्तुत किया गया था उस वक्त आपका नोवेशन की मदद से जो आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को हर एक ट्रेडर का आपका काउंटरबिलिटी किया गया है। मतलब कि जो भी आपका ट्रेडर या कोई भी आपका उसका जो दोनों साइड का दोनों पार्टी है, अगर वो आपका खुद का जो बात आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो रूल नॉर्म रेगुलेशन है वो नहीं मान पाता तो आपका काउंटर पार्टी आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता। तो देखिए चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ए क्लाइंट होल्ड ए लॉन्ग पोजीशन इन ए लॉट ऑफ ए स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज 1500 on the expiry date the final settlement price is rupees 475 and the previous day's settlement price was 482। what are the two distinct settlement obligation for the client on T+1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्टॉक के अंदर क्लाइंट ने कोई भी एक ट्रेडर ने लॉन्ग पोजीशन लेकर के रखा है जिसका आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का आपका लॉट साइज है आपका 1500। तो अभी जो आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस हुआ है उस स्टॉक का आपका वो हुआ आपका 475 रुपए और उसका जो प्रीवियसली जो क्लोजिंग था वो था आपका 482 रुपए में वो वाला पिछले दिन के अंदर क्लोज हुआ। तो अगर क्लाइंट ने अगर आपका एक्सपायरी में वो वाला आपका स्टॉक ना बेचा होता तो उसको क्या क्या आपका क्या क्या फेस करना पड़ता है आपका T+1 डे के बाद में। तो पहले जो ऑप्शन है वो है आपका ए कैश क्रेडिट ऑफ ₹10,500 एंड ए सिक्योरिटीज रिसीवेबल ऑफ 1,500 शेयर। दूसरा है आपका ए फंड्स पे इन ₹7,12,500 एंड ए कैश डेबिट ऑफ 10,500। और तीसरा है आपका ए फंड्स पे इन ₹7,23,000 एंड ए सिक्योरिटीज रिसीवेबल ऑफ 1,500 शेयर। और चौथा है आपका only a fund pay in rupees 7,12,500 is required। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए फंड्स पे इन 7,12,500 एंड ए कैश डेबिट ऑफ 10,500। ए क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो आपका क्लाइंट ने जो आपका फाइनल आपका सेटलमेंट जो प्राइस हुआ क्लाइंट ने वो वाला खरीदा था आपका पिछले दिन का आपका प्राइस था 482 रुपए और अभी जो क्लाइंट ने जो आपका जो सेटलमेंट फाइनल प्राइस था वो था आपका 475 रुपए। तो उसमें आपका डिफरेंस आ गया करीबन आपका 7 रुपए का। तो इसीलिए उसको लॉस हुआ आपका 10,500 और वो क्लाइंट ने आपका जो एक्सपायरी था एक्सपायरी के अंदर वो वाला आपका स्टॉक नहीं क्लियर किया है तो उसको वो वाला जो स्टॉक के अंदर आपका वो वाला डिलीवरी लेकर के बैठ रहा था उसको वो वाला स्टॉक का पूरा आपका फिजिकल डिलीवरी भी आपको लेना होगा। तो इसीलिए आपका 1500 इंटू 475 जो कि उसका लास्ट आपका ट्रेडेबल प्राइस था उसको गुण करें वो वाला आपका मल्टीपल करेंगे तो वो वाला आपका निकलेगा आपका 7,12,500। तो ये वाला आपका जो हो गया आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन द फाइनल सेटलमेंट मैकेनिज्म बिटवीन द इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शंस इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो फंडामेंटल क्या आपका डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब जो आपका सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर एक स्टॉक ऑप्शंस और एक इंडेक्स ऑप्शन के अंतर में। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा आपका इंडेक्स ऑप्शंस आर फिजिकली सेटल्ड व्हाइल द स्टॉक ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड। दूसरा है आपका इंडेक्स ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड व्हाइल द स्टॉक ऑप्शंस आर फिजिकली सेटल्ड। दूसरा है तीसरा है आपका बोथ आर कैश सेटल्ड बट द इंडेक्स ऑप्शन यूज द ओपनिंग प्राइस व्हाइल स्टॉक ऑप्शन यूज द क्लोजिंग प्राइस।
चौथा है आपका बोथ आर फिजिकली सेटल्ड बट स्टॉक ऑप्शंस रिक्वायर डिलीवरी ऑन T+2 व्हाइल द इंडेक्स ऑप्शन आर ऑन T+1। इसका जो सही आंसर होगा इंडेक्स ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड व्हाइल स्टॉक ऑप्शंस आर फिजिकल सेटल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि आपको मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर ही आपको ये वाला आपका उत्तर आपको मिल जाएगा कि जो भी आपका इंडेक्स फ्यूचर आपका जो एक्सपायर होता है तो वो सभी आपका कैश के अंदर ही आपका सेटल हो जाता है। लेकिन जो आपका जो स्टॉक जो फ्यूचर होता है मतलब जिसमें आपका एक कोई भी स्टॉक का अगर आप सेल सेल की पोजीशन के अंदर हो या आपका बाई की पोजीशन अंदर हो तो एक्सपायरी के दौरान वो भी आपका जो पोजीशन है वो आपने स्क्वायर अप नहीं किया तो उस वक्त आपका सेटलमेंट होगा आपका फिजिकल वो वाला जो स्टॉक का पर्टिकुलर वो वाला स्टॉक का आपका फिजिकली डिलीवरी आपको लेना होगा। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पैन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्राथमिक आपका उद्देश्य क्या था आपका स्पैन का, वो क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका टू कैलकुलेट द डेली एमटीएम सेटलमेंट अमाउंट फॉर द ईच क्लियरिंग मेंबर। दूसरा है आपका टू मॉनिटर क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट इन रियल टाइम। तीसरा है आपका टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल पोटेंशियल रिस्क इन ए पोर्टफोलियो एंड डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉसिबल वन डे लॉस टू सेट द इनिशियल मार्जिन। और चौथा है आपका टू फैसिलिटेट द फिजिकल डिलीवरी प्रोसेस फॉर एक्सपायर्ड स्टॉक डेरिवेटिव। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका to identify the overall potential risk in a portfolio and determine the largest possible one day loss to the set initial margin। तो ये क्यों, क्योंकि जैसे कि आपका स्पैन मतलब आपका स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस रिस्क, तो इसका मतलब क्या हो गया कोई भी एक पोर्टफोलियो के अंदर आपका आपको कितना आपका एक दिन के अंदर आपको लॉस लेना पड़े तो वही चीज को आप स्पैन के माध्यम से आप जान पाओगे। तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कोई भी एक पोर्टफोलियो आप शायद बनाए हो या आप बनाने की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको स्पैन के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा इस पोर्टफोलियो के अंदर एक दिन के अंदर आपका सबसे ज्यादा आपका रिस्क कितना बैठ रहा है। तो देख लेते हैं इसका बाद का क्वेश्चन। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्राइमरी लूपहोल द दैट द पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2020 इनटू क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो जुलाई 2020 में जो आपका रेगुलेटरी के द्वारा जो एक आपका एक पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन का जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो उसका पहला ऑप्शन है वो है आपका ब्रोकर मिसयूजिंग क्लाइंट सिक्योरिटीज बाय प्लेजिंग देम फॉर द प्रोप्राइटरी ट्रेड्स। दूसरा है आपका ब्रोकर्स अलाउइंग एक्सेसिव इंट्राडे लेवरेज टू द क्लाइंट व्हिच वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एंड ऑफ डे मार्जिन रिपोर्टिंग। तीसरा है आपका इनसफिशिएंट inefficient allocation of the capital due to the absence of improbability। चौथा है आपका प्राइस मैनिपुलेशन बाय द ट्रेडर एक्यूमुलेटिंग पोजीशन बियॉन्ड द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका brokers allowing excessive intraday leverage to the client which was not reflected in the end to end day margin reporting। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी आपका पीक मार्जिन मतलब जो भी आपका एक्सेसिव जो आपका इंट्राडे लेवरेज मिलता था 2022 के सॉरी 2020 के पहले तो उसको ही रोकने के लिए आपका रेगुलेटर ने एक आपका एक नए तरीके से एक कानून को एक बनाया। उसके बाद वो वाला आपका फ्रेमवर्क में डाला और डालने के बाद एक आपका पूरी तरीके से एक ऑब्लिगेशन कर दिया कि वो वाला ऑब्लिगेशन क्या है आपका पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन। तो उसमें आपका क्या होता है कि एक स्टॉक के अंदर एक लिमिट के बाद आप कोई भी आपका उसके अंदर आपका मार्जिन नहीं ले सकते कि अभी अभी जो आपका मार्जिन जो आपको मिलेगा मतलब वो आपका मिलेगा आपका 5 एक्स की करीब आपको मार्जिन मिल जाएगा आपका इंटरडे के अंदर। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका ए सिक्योरिटीज एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस ऑल एक्सचेंज हैज रीच्ड 96 ऑफ इट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL। व्हाट इज द इमीडिएट रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सब्स्टिट्यूटिंग द ट्रेडिंग डे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक आपका स्टॉक के अंदर अगर उसका जो आपका इंटरेस्ट जो आपका हर एक जो ऑप्शन है आपका फ्यूचर्स के अंदर अगर वो उसका लिमिट मतलब 96% आपका क्रॉस कर जाए तो उसके अंदर आपका क्या इमीडिएट आपको रेगुलेटरी एक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका द सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड फॉर द ट्रेडिंग इन बोथ कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। दूसरा है आपका ए 100% मार्जिन इज इम्पोज्ड ऑन ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू पोजीशन। तीसरा है आपका द सिक्योरिटी इज पुट इनटू ए बैन पीरियड where no fresh position are permitted। तो चौथा है आपका all existing open positions are compulsory or squared off by the exchange। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका
द सिक्योरिटीज इज पुट टू ए बैन पीरियड फॉर द नो ट्रेस पोजीशंस आर परमिटेड। तो ए क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी एक स्टॉक के अंदर, स्टॉक और फ्यूचर्स के अंदर जब भी उसका आपका एग्जीक्यूटिंग आपका पोजीशन अगर वो 96% के ऊपर चला, 95% के ऊपर चला जाए, तो उसमें आपका क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपका कोई भी आपका फ्रेश तरीके से कोई भी ऑप्शंस या फ्यूचर्स दोनों के अंदर किसी भी आपका ट्रेड नहीं बनेगा, और उस दिन के लिए वो वाला आपका जो स्टॉक या आपका जो भी आपका सिक्योरिटीज रहेगा वो आपका साइलेंट या आपका बैन रहेगा। तो देख लेते हैं इसका बाद का क्वेश्चन। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, इन द इवेंट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्टिंग ऑन देयर सेटलमेंट कमिटमेंट, which fund is the primary utilized to ensure the completion of the settlement process without any disruption? तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो रहेगा आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ, नेट वर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर, तीसरा है आपका कोर सेटलमेंट गारंटेड फंड कोर सीजीएफ, और चौथा है आपका डिपॉजिट ऑफ ऑल अदर क्लियरिंग मेंबर। तो इसका जो सही आंसर है आपका कोर सेटलमेंट गारंटेड फंड, यानी कि आपका कोर एसजीएफ। तो ए क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको आपको बोला गया कि अगर कोई आपका कोई भी क्लियरिंग मेंबर, कोई आपका जो अगर कोई फंड के अंदर आपका जो आपका सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर अगर वो खुद का जो पोजीशन है उसको आपका कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि आपका वो वाला पोजीशन को आपका कंप्लीट तरीके से वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उस हालात में आपका जो क्लियरिंग मेंबर रहेगा वो कौन सा वाला फंड आपका जो यूज होता है, उसमें आपका यूज होता है आपका कोर एसजीएफ का फंड। तो उस फंड को लेकर के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर एक आपका इस तरीके से अनसेटल्ड कोई भी आपका ए रहे तो उसको आपका सेटल करता है। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर हैज ए नेट वर्थ ऑफ 250 lakh and a clears for their own trade and for another trading member, do they meet the minimum eligibility norms? तो इसका मतलब क्या हुआ गया, एक ट्रेडिंग मेंबर जो आपका खुद भी ट्रेड करता है और जिसका आपका सॉरी आपका खुद का आपका नेट वर्थ है आपका 2.5 शेयर, और जो आपका खुद का भी ट्रेड आपका क्लियर कर रहा है और आपका दूसरा के भी आपका ट्रेड क्लियर कर रहा है, तो उस हालात में वो वाला जो आपका जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी नॉर्म है, मतलब जो भी आपका न्यूनतम आपका उसका ये रहेगा जो नॉर्म रहेगा, वो क्या आपका उस हालात में या उस काम को क्या कर पाएगा क्या? तो पहला आंसर है आपका, पहला ऑप्शन है आपका यस, बिकॉज देयर नेट वर्थ इज अबव 100 लाख रिक्वायर्ड फॉर द सेल्फ क्लियरिंग। दूसरा है आपका यस, बिकॉज दे मीट द 50 लाख डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। तीसरा है आपका नो, बिकॉज देयर मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर द क्लियरिंग फॉर अदर्स इज 300 लाख। और चौथा है आपका नो, बिकॉज द इंक्रीमेंट ऑफ द डिपॉजिट फॉर द अदर टीम मस्ट बी 50 लाख। तो इसका जो सही आंसर होगा नो, बिकॉज द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर द क्लियरिंग फॉर अदर्स इज रुपीज 300 लाख। एक ट्रेडिंग मेंबर होकर भी अगर उसका नेटवर्थ अगर 250 लैक्स होता है, तो वो खुद का और आपका दूसरे का पोजीशन को आपका ना काट नहीं पाएगा, उसके लिए उसको मिनिमम आपका जो नेटवर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 300 लाख, यानी कि आपका 3 करोड़। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, इन द क्लियरिंग मैकेनिज्म ए ट्रेडिंग मेंबर्स ओपन पोजीशन इन इज एन एग्रीगेशन ऑफ देयर प्रोप्राइटरी पोजीशंस एंड देयर क्लाइंट पोजीशंस, हाउ आर द क्लाइंट्स पोजीशंस एग्रीगेटेड? तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो एक ट्रेडिंग क्लियरिंग मेकर, मतलब आपका जो क्लियरिंग आपका जो कॉर्पोरेशन रहता है उसके मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई आपका ट्रेडिंग मेंबर का कोई भी आपका पोजीशन आपका रहा, तो उसका पोजीशन हो गया आपका उसका पोजीशन और उसका आपका ट्रेडिंग क्लाइंट का पोजीशन। तो अभी आपका ट्रेडिंग क्लाइंट के पोजीशन को अलग कैसे करें? तो इसका जो पहला पहला जो आपका ऑप्शन मिलेगा वो रहेगा आपका नेट पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट्स आर सम टुगेदर। दूसरा है आपका ऑल क्लाइंट पोजीशंस आर नेटेड अगेंस्ट द इट ऑल सॉर्ट क्लाइंट पोजीशन। तीसरा है आपका ओनली द नेट पोजीशंस ऑफ द टॉप 5 क्लाइंट आर द कंसीडर्ड। चौथा है आपका ऑल क्लाइंट पोजीशंस आर कैलकुलेटेड ऑन ए ग्रॉस बेसिस विदाउट एनी नेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका नेट पोजीशंस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट आर सम टुगेदर। वो क्यों? क्योंकि जो भी आपका एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्लाइंट के आपका ट्रेडिंग मेंबर के अंदर आपका बहुत सारा क्लाइंट रह सकता है, तो उस पे आपका हर एक का आपका अलग अलग का पोजीशन होगा, किसी का आपका बाई होगा, किसी का आपका सेल होगा। तो उसके बाद अगर सोच लीजिए कोई क्लाइंट ने अगर कोई स्टॉक को अगर बेच करके रखा है और दूसरे क्लाइंट ने आपका उस स्टॉक को ही आपका खरीद करके रखा है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें जब आप
क्लाइंट का जो आपका पोजीशन जो एग्रीगेट करने जाएंगे, तो वो वाला सारा आपका कैलकुलेशन आपका बैठेगा, कौन सा वाला स्टॉक खरीदा, कौन सा वाला स्टॉक बेचा, वो सारा मिला करके, कुल मिला करके उसको आपका एक पोजीशन के अंदर आपको लाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपका जो नेट पोजीशन रहता है हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट का, वो आपका खुद से टोटल सम अप करके उसको देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, द स्पैन सिस्टम सेट्स इनिशियल मार्जिन at a level sufficient to cover the largest potential loss that a portfolio might suffer over a dash time horizon with a confidence level of dash। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पैन सिस्टम के अंदर जो आपका जो इनिशियल मार्जिन जो लगता है, कोई भी एक आपका लेवल को सफिशिएंट एक कवर अप आपका जो लार्ज पोटेंशियल लॉस बनता है कोई भी एक पोर्टफोलियो के अंदर, वो कितने वक्त तक रहेगा, और जो आपका जो लेवल रहेगा वो लेवल कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका 2 डे 99%, 1 डे 95%, तीसरा है आपका 1 डे 99%, और चौथा है आपका 2 डे 95%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1 डे 99%। ये क्यों, क्योंकि आपको जो प्रश्न है उसमें ही आपको दिखाया गया है कि इनिशियल मार्जिन जो भी आपका लगता है कोई भी आपका पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपका 99% ऑफ वैल्यू जो आपका रिस्क रहता है उसके ऊपर लगता है, और जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो आपका एक दिन का रहता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। एनआईएसएम सीरीज का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साइट nismseries.com को भी जरूर विजिट कीजिए। और इसके साथ ही आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस सारे डाउट को आपका क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद।